हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर सीरीज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नर्सिंग, कुछ नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चंस की, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी, दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चंस आपके पास में अवेलेबल रहते हैं, राइट। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें जो है आपकी कवर करवाई जा सके एक छोटे से क्वेश्चन के द्वारा। आपकी आज की कक्षा जो है वो कुछ इस तरह से रहने वाली है कि आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है, आपको अपने मन में जो है एक आंसर सोचना है, उसको इस कमेंट बॉक्स में, जब ये क्लास चल रही है, आपको इस कमेंट बॉक्स में आंसर को आपको लिख देना है, राइट। एंड देन हाँ, आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ हुई है, एग्जैक्टली रैशनल जो है वो क्या रहता है। हम और आप मिलकर के डिस्कस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, राइट। तो इस तरह से इस क्लास को हम चलाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन आपको खुद को रीड आउट करना है, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग एग्जाम में भी क्वेश्चंस के लिए ऐसी रहे। दूसरा, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ वैसा ही आपको याद रखना है कि आपको जो है अपना क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में रीड करने की प्रेफरेंस रखनी है, सो दैट एग्जाम चाहे किसी भी भाषा में आपके सामने आ जाए, आप उसका जवाब जो है बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। और कभी भी भाषा की वजह से आपकी जो है नंबर ना अटके, सक्सेस में आड़े आपकी भाषा ना आए, इस कोशिश के लिए आपको ऐसा करना है, राइट। बाकी आगे आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें। दोनों ही भाषाओं में आपके लिए पास तो अवेलेबल है क्वेश्चन। सवाल की बात करते हैं। पहले सवाल के साथ हम आपकी क्लास को शुरू करते हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है फॉर्मूला फॉर इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन के फॉर्मूले के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट से आपको जवाब लिख देना है। अब इजेक्शन फ्रैक्शन बेसिकली क्या है? देखिए, फ्रैक्शन मतलब होता है हिस्सा, और इजेक्शन मतलब होता है बाहर निकालना। यहां पर जब मैं इजेक्शन फ्रैक्शन की बात करी तो सबसे पहले मैं ये क्वालिटी किसकी बता रही हूँ? हार्ट की बता रही हूँ, ठीक है। हार्ट की क्वालिटी आपको बता रही हूँ, और हार्ट की क्वालिटी में आपको याद रखना है इजेक्शन फ्रैक्शन आपका दिखाता है इफेक्टिविटी के हार्ट जो है कितना आउटपुट दे पा रहा है, कितना इफेक्टिवली काम कर पा रहा है। वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि कितना हिस्सा जो है ब्लड का वो पंप करता है। बोले हिस्सा किसका? तो हिस्सा इसका कि मान लीजिए ये क्या है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब फूल जाता है ना, और ये फिलन हो जाता है, पूरा क्या हो जाता है? फिल हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कितना फिल हो गया है? 100 ml फिल हो गया है, ठीक है। मान लीजिए कितना फिल हो रहा है? 100 ml फिल हो रहा है, और उसमें से जब हार्ट पंप कर रहा है तो 60 ml जो है बॉडी की ओर जा रहा है, 60 ml बाहर निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 60 ml जो है बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका पूरा चैम्बर फिल हुआ, चैम्बर पूरा फिल कब हुआ? जब पूरा चैम्बर भर गया, जब पूरा चैम्बर डायलेट हो गया, राइट। तो जब पूरा चैम्बर डायलेट हो जाता है, उस समय में जो जितना वॉल्यूम, जितना ब्लड उस चैम्बर में आया है ना, वो उसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम रहता है। क्या रहता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, है ना। और इससे आपको कंपेयर करना है किसको? इससे आपको कंपेयर करना है कि कितना ब्लड जो है पंप आउट हो पाया है, कितना ब्लड जो है वो इजेक्ट आउट हो पाया है। तो यहां पर जैसे ये आपका इजेक्टेड ब्लड वॉल्यूम है, राइट। जैसे कि आपके पास एक बॉटल भरी हुई है पानी की, ठीक है। आपने देखा कि ये पूरी बॉटल जब भरते हैं तो कितना पानी आता है? उसमें 1 लीटर पानी आता है, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया? एंड डायस्टोल वॉल्यूम हो गया। नाउ अब इस 1 लीटर पानी में से आपने ग्लास भर दी, जो कि अराउंड 600 ml की आपने मान लीजिए ग्लास भर दी, 600 ml की आपने ग्लास भर दी। तो आपने जो ग्लास भरी वो आपका क्या हो गया? इजेक्टेड वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली हार्ट के अंदर अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करूं तो जब ये पूरा डायलेट हो जाता है, तब इसके अंदर जितना भी ब्लड इकट्ठा हो रहा है उसमें से कितना ब्लड ये एक बार में पंप करता है ना, तो वो इसका इजेक्शन फ्रैक्शन कहलाता है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए आपको समझ आ गया होगा कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड डायस्टोल वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो
जितना उसने ब्लड इजेक्ट किया है वो इंपॉर्टेंट है। एक बार पंप करने पर जितना ब्लड जो है आपके हार्ट से पंप होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो बेसिकली एंड डायस्टोल वॉल्यूम के अंदर से कितना ब्लड जो है वो बाहर निकल पा रहा है, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, इन दोनों को आप कंपेयर करके क्या निकालते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन निकालते हैं। और ये फ्रैक्शन है, हिस्सा है, इसलिए इसे आप हमेशा परसेंटेज में बताते हैं। किसमें बताते हैं, परसेंटेज में बताते हैं। तो अगर मैं बात करूं इजेक्शन फ्रैक्शन निकालने के फॉर्मूले की, तो कुछ इस तरह का जो है आपको फॉर्मूला देखने को मिल सकता है, जिसमें एंड डायस्टोल वॉल्यूम जितना भी है उसमें से कितना वॉल्यूम जो है एक बार में हार्ट ने पंप किया, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम कितना रहा, यही आपका इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला रहता है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन की, अगर किसी के इजेक्शन फ्रैक्शन को आप कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना रहता है, 50 से 70% रहता है। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 50 से 70% रहता है। और गड़बड़ या फिर बहुत ही ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि प्रॉब्लम किस में आती है, एबनॉर्मल किसको हम कहेंगे या डिक्रीज्ड किसको हम कहेंगे, तो वो कंडीशन होगी लेस देन 40% इजेक्शन फ्रैक्शन में। अगर किसी का 40% से भी कम इजेक्शन फ्रैक्शन है, यानी कि इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हार्ट जो है थोड़ा सा तकलीफ में है, यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत है जिसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है। सो इस अकॉर्डिंग ए जो है बच्चों यहाँ पे आपका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का सही फॉर्म जो है यहाँ पर उसको आपको फिल इन करना है, भरना है ना। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन द कंट्री, कंट्री के अंदर नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स जो हैं उसके बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे इज, आर, वर, हैव बीन क्या आएगा, ऐसा आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन अ कंट्री डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर। चलिएगा, तो जैसा कि मैं सोच पा रही हूं कि अगर आपको अंग्रेजी थोड़ी बहुत जो है नॉलेज है तो आप आर जवाब दे रहे होंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं आर इसका जवाब नहीं होगा, इसका जवाब जो है इज होगा। अब तक शायद अगर आपने पहले क्लासेस अटेंड करी है तो आपको पता चल चुका होगा इज जो है ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ना, और आर जो है ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ना। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है आर, है ना। जैसे कि शी और ही इज लगाते हैं, है ना, दे आर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो रूल कहता है वो रूल ये कहता है कि अगर द नंबर ऑफ कोई भी प्लूरल वर्ब लिखा आता है, सॉरी कोई भी प्लूरल नाउन आता है, तो उसके साथ में आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। और अगर इसी द की जगह, इस द की जगह अगर अ नंबर ऑफ लिखा आता, क्या लिखा आता, अ नंबर ऑफ, और प्लूरल कोई भी आपका नाउन आता, भाई यहाँ पे प्लूरल नाउन क्या है, नाउन क्या होता है, संज्ञा, यानी कि किसी भी प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग का नाम। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है, रोड एक्सीडेंट है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एक्सीडेंट संज्ञा जो है ये प्लूरल में है ना, ये क्या है, प्लूरल में है। तो यहाँ पर अगर अ आगे लिखा हुआ आता तो जो आप वर्ब यूज करते वो भी कौन सा होता, प्लूरल वर्ब होता। वो भी कौन सा वर्ब होता, प्लूरल वर्ब होता, यानी आर लिखते आप। अगर क्वेश्चन किससे चालू होता, अ से चालू होता, लेकिन आपका सेंटेंस चालू किससे हो रहा है, द से चालू हो रहा है, द नंबर ऑफ, है ना। तो द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स यहाँ पर कह रहा है इन द कंट्री। सो यहाँ पर जो आपका जवाब है वो सिंगुलर वर्ब जाएगा, इज जो है आपका सही जवाब चला जाएगा। जब द लिखा आएगा तो इज लगाएंगे, और अगर अ लिखा आता इसकी जगह तो आप आर लगाते। यहां पर इज आपका सही जवाब जाएगा, सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, सी। क्लियर है, थोड़ा सा चेंज, थोड़े से रूल्स आपको याद रखना है इंग्लिश के। चलिएगा,
सी यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अ क्लाइंट हैज अ यूरेथ्रल कैथेटर इन प्लेस आफ्टर रीनल सर्जरी, द नर्स शुड। भाई कोई तरह की रीनल सर्जरी आपके पेशेंट के अंदर हुई है और उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर आपको याद रखना है कैथेटर लगाया गया है पेशेंट को, है ना। तो नर्स क्या करेगी, देखिए अगर मैं बात करूं कैथेटर की, मान लीजिए ये क्या है, ये ब्लैडर, ठीक है, ये ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर मान लीजिए, ठीक है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर जैसे जैसे फिल होता है, जैसे जैसे स्ट्रेच होता है ना, जैसे जैसे जो डेट्रेसर मसल्स होती हैं ये स्ट्रेच होती है, तो स्ट्रेच मसल्स होने के कारण स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और सिग्नल जाता है ब्रेन को, सिग्नल जाता है ब्रेन को, और ताकि आपका जो ब्लैडर है वो फुल हो गया है ऐसा आपको पता चले और आप क्या कर सके, यूरिन जो है पास कर सके। ये नॉर्मल कंडीशन है। अब यहाँ पर इस पेशेंट में जिसमें आपने क्या लगा दिया है, कैथेटर लगा दिया है। भाई ये पेशेंट का मान लीजिए ब्लैडर है और इसमें आपने क्या लगा दिया है, इनवेलिंग कैथेटर लगा दिया है। ये मान लीजिए मैंने कैथेटर आपको दिखा दिया, इस तरह से इसका बलून इन्फ्लेटेड है, ठीक है, ये आपका कैथेटर है, ठीक है, ये बलून है बच्चों, ठीक है। अब नॉर्मल ये कैथेटर है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि जितना भी यूरिन आएगा, ठीक है, यूरिन ऊपर से आएगा यूरेटर, ठीक है, जितना भी यूरिन आएगा वो यूरिन जो है इस कैथेटर से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। यानी कि इस ब्लैडर को फूलने की जगह ही नहीं मिलेगी, इस ब्लैडर को जो है स्ट्रेच होने का जगह ही नहीं मिले, टाइम ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूरिन आएगा खाली हो जाएगा, यूरिन आएगा खाली हो जाएगा, तो ये ब्लैडर कैसा रहेगा, सुकड़ा हुआ ही रहेगा। इतना स्ट्रेच ये ब्लैडर नहीं होगा, सुकड़ा हुआ ये ब्लैडर रहेगा। जब ये ब्लैडर जो है सुकड़ा हुआ रहेगा, अगर आपने लंबे समय तक किसी पेशेंट में जो है इस कैथेटर को लगा रखा है, तो ये ब्लैडर जो है इसकी डिस्ट्रॉफी यहाँ पर होनी चालू हो जाएगी, ब्लैडर श्रिंक होना चालू हो जाएगा, ठीक है, ब्लैडर क्या होना चालू हो जाएगा, श्रिंक होना चालू हो जाएगा, ब्लैडर की जो टोन है वो गड़बड़ा जाएगी, स्ट्रेचेबिलिटी जो है वो गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए आप क्या करते हैं, आप ये कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ देर के लिए आप उसको क्लैंप करते हैं, है ना, और क्लैंप करने से क्या होगा, इस ब्लैडर को डिस्टेंड होने में, इस ब्लैडर को फूलने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, है ना। भाई जब आपने क्लैंप कर दिया तो यूरिन जितना भी बन रहा है वो बाहर तो नहीं आएगा, अंदर थोड़ा बहुत इकट्ठा आएगा, अंदर थोड़ा बहुत इकट्ठा आएगा तो इस ब्लैडर को थोड़ा बहुत फूलने की जगह मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलती है, इसीलिए आप इसको क्लैंप करने की कोशिश करते हैं। तो हर 2 घंटे में क्लैंप करना होता है, सही है, कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है इरिगेट कैथेटर विद एनएस एवरी डे। अब भाई जब रीनल सर्जरी हुई है, जब रीनल सर्जरी हुई है ना, तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है, इरिगेशन जो है वो अगर प्रिस्क्राइब्ड है, अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो आपने क्या करना होता है, इरिगेट करना होता है, राइट। अगर प्रिस्क्राइब है तो आप उसको क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको कह रहा है कि आपको इंश्योर करना है कि कैथेटर फ्रीली ड्रेन हो रहा हो। तो बिल्कुल हमेशा ही कैथेटर फ्रीली ड्रेन होना ही चाहिए। ग्रेविटी आपको मेंटेन करके रखनी है, क्या करके रखनी बच्चों, ग्रेविटी जो है वो मेंटेन करके रखनी है। ग्रेविटी मेंटेन करना क्यों जरूरी है, अगर ब्लड जो ब्लैडर है, अगर सॉरी जो आपका यूरिन है वो बैक फ्लो होता है तो किसके चांसेस बढ़ते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस पेशेंट में बढ़ते हैं। किसके चांसेस बढ़ते हैं, इन्फेक्शन के जो है चांसेस बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। एक्सक्यूज मी।
चलेगा। हाँ जी, वापस क्वेश्चन की ओर आते हैं। थैंक यू फॉर एक्सक्यूजिंग। अगर मैं बात करूं कि क्लैंप कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इरिगेट करना है एनएस को एवरीडे। भाई जब तक नहीं डॉक्टर साहब लिखेंगे तब तक आप इरिगेट इसको नहीं करेंगे। हालांकि इरिगेशन से ये देखा गया है, पहले जो है, पहले की अगर नर्सेज से आप बात करोगे तो पहले की नर्सेज जो है ब्लॉकेज को हटाने के लिए कई बार इरिगेशन किया करती थी, है ना, जिसमें एनएस के साथ में बीटाडीन डाल के और वो क्या कर देती थी, इरिगेट कर देती थी। लेकिन अब जो है ये गाइडलाइन बिल्कुल मना 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 है, ऐसा कभी भी नहीं करना है अनटिल अनलेस डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब नहीं करे, बहुत ज़्यादा स्टासिस वाली कंडीशन नहीं हो, है ना, कोई सर्जरी के बाद में कंटिन्यूस इरिगेशन का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, आप ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इससे इन्फेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, है ना। तो इरिगेशन पे यहाँ पर आपको हमेशा ही डाउटफुल रहना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इंश्योर द कैथेटर इज ड्रेनिंग फ्रीली, बिल्कुल ये तो करना ही पड़ेगा, ड्रेन तो आपको करना ही है। ग्रेविटी हमेशा बनाए रखनी है। ब्लैक फ्लो को प्रिवेंट करना है, किसको प्रिवेंट करना है? ब्लैक बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया है, इसको फिक्स करके रखना है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको उस पेशेंट में करनी है जिसमें आपने कैथेटर लगा रखा है। बोले मैडम अब ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव कैसे जवाब जाएगा? ऑल ऑफ द अबव जवाब जा ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि यहाँ पर इरिगेट आप नहीं करते हैं। तो बोले क्लैंप वाला, देखो क्लैंप जो है, क्लैंप भी आप तब तक नहीं करते हो जब तक डॉक्टर नहीं कहते हैं। और क्लैंप का कारण क्या हो सकता है? क्लैंप का कारण जो है वहां पर किसी तरह की ऑब्जर्व करना हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को यूएसजी करना है तो उसके लिए हो सकता है। अगर कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड, किसी को अगर क्या लगा हुआ है, कैथेटर लगा हुआ है, महीनों महीनों हो गए हैं कि कैथेटर लग रहा है पेशेंट को, तो उस केस पे जो है आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है ना, अनटिल एंड अनलेस प्रिस्क्राइब। इसीलिए सी जो है आपका यहाँ पर सही जवाब चला जाएगा। सी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड, सब आपसे पूछा जा रहा है एक अच्छे मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल है? चलेगा। नाउ अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट, तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है जो अपने एम्प्लॉय के हित में काम करे, है ना, अपने सबॉर्डिनेट्स के हित में काम करे। मैं आज जब नर्सिंग की इस जगत का पार्ट बनी हूँ, है ना, जब मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में, जहाँ पर एक प्रोफेशनल होते हुए मैं काम कर रही हूँ, तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि नर्सिंग जगत में यूनिटी नाम की चीज़ बहुत कम है। दूसरा, हम जब एज अ नर्स एडमिनिस्ट्रेशन में पहुँच जाते हैं तो हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पर राज नहीं करना है, हमें सुचारू रूप से जो है इस सिस्टम को चलाना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक हायर पोजीशन दे दी जाए तो आपको ये समझना है कि उस हायर पोजीशन में आपके साथ में कुछ रोल्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। अगर मैं बात करूं कि आप किसी वार्ड के इंचार्ज हैं, तो इंचार्ज का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो क्या करे, कमांड करे, ऑर्डर्स दे, है ना, या फिर छुट्टियां जो है अपने हाथ में डिसाइड करें, नहीं। इसका मतलब ये भी है कि आप जो है एक ढाल बनकर अपनी टीम के लिए खड़े हों, एक लीडर की तरह आप काम करें, आप अपनी टीम के साथ मिलकर के काम करें, टीम के लिए काम करें, और टीम के लिए ज़रूरत पड़े तो लोगों से लड़ भी जाएं, है ना। हमेशा अपनी टीम को गाइड करना, टीम के लिए खड़े रहना, ये लीडर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, बहुत कम लोग इस चीज़ को जो है अपने जीवन में अपना पाते हैं, इसीलिए अच्छे लीडर्स की हमारे यहाँ पर थोड़ी सी कमी है ना। मैं ये आशा करती हूँ, देखो जब मैं आज ये बात कर रही हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पर स्टेज पर हूँ इसीलिए इस तरह की बात आपसे कर रही हूँ, और आप जो है हमारे नर्सिंग का भविष्य है, इसलिए मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे अपने जीवन में, कि जब भी आपको कोई रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, जब भी आपको कोई पद दिया जाएगा, तो उसके साथ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, उन्हें आप बेहतर तरीके से निभाएं। आप जो है
किसी भी इंसान को नीचा ना समझे, किसी भी काम को नीचा ना समझे, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर ये होनी चाहिए कि आप अपनी टीम को साथ लेकर चले, टीम की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सके, टीम को आप गाइड कर सके, राइट। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहला इफेक्टिव डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। जो भी आप काम बांट रहे हैं, लोगों के अंदर आप कोई काम असाइन कर रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी को देखते हुए, उनके जो है कैपेसिटी को देखते हुए आप जो बेस्ट वर्क असाइन कर सकते हैं वो आप करते हैं, तो आपको बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट आउटपुट मिलता है, राइट। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक जो है आया कमांड दिया, दूसरे ने आया कमांड दिया, तीसरे जो है एएनएस आए उन्होंने कुछ और बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड जो है यहाँ पर होनी चाहिए। और एज अ सबऑर्डिनेट भी आपके अंदर ये होना चाहिए कि जो आपको कमांड दिया गया है वो आपको सही से करना है ना। 50 चीज़ें बोल दोगे तो सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। तो आपने क्या करना होता है, कमांड जो है एक इंसान देता है तो बेटर रहता है। अगर आपके पास में मान लीजिए कोई इमरजेंसी आई है, और इमरजेंसी आई है और आप लोग जो है एज ए टीम काम कर रहे हैं, 50 आपने है ना जो है अपने एक साथी को कह दिया कि आप ब्लड लाइए, दूसरे को भी कह दिया ब्लड लाइए, है ना, फिर तीसरे में चिल्ला दिया कि अरे कोई तो ब्लड लाओ, तो 5 जने ब्लड लेने ही भाग रहे हैं, है ना। तो उस केस में जो है गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, एक इंसान को एक काम उस वक्त में आप असाइन करें तो आपकी बेटर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। दूसरा, एक ही इंसान कमांड करे और बाकी सब उसको फॉलो करे तो वो टीम अच्छे से चल पाएगी, राइट। सो वहां पर जो है यूनिटी ऑफ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपको एक हायर अथॉरिटी या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आप उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होते हैं, आप उस चीज़ के लिए जो है जवाबदेह होते हैं। आप जो है आपके पास में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है ना, कुछ चीज़ें जो है आपकी हाथ में होती, कुछ चीज़ों के ऊपर के लिए आप जिम्मेदार होते हैं, राइट। सो वो चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है। अब ये सब चीज़ें जब सही से की जाए तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो इंसान बनता है। डी जो है ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे आपका सही जवाब चला जाएगा, क्लियर है। सो डी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अ नर्स प्रिपेयर टू ट्रांसफर अ क्लाइंट हु हैज राइट साइडेड वीकनेस फ्रॉम द बेड टू व्हील चेयर। सवाल आपसे पूछ रहा है कि भाई एक नर्स है जो कि एक पेशेंट को क्या कर रही हैं, ट्रांसफ़र कर रही हैं। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो राइट साइडेड वीकनेस वाला पेशेंट है, उसको बेड से व्हील चेयर पर ट्रांसफ़र कर रही हैं, राइट। आगे आप क्वेश्चन रीड करेंगे फटाफट से। सवाल आई होप आपने पढ़ लिया है और जवाब आपने अपना सोच लिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक पेशेंट है जिनको राइट साइडेड वीकनेस है ना, उन्हें आपने क्या करना है, बेड से व्हील चेयर पर ट्रांसफ़र करना है। अब पेशेंट जो है साइड में इस तरह से बैठा हुआ है, ऐसा आपसे सवाल कह रहा है कि भाई पेशेंट क्या कर रहा है, बेड के साइड में जो है डेंजलिंग मतलब इस तरह से लटक के बैठा हुआ है। तो आपको पोजीशन पता करनी है किसकी, व्हील चेयर की। व्हील चेयर आप किधर की तरफ ला के रखेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी छोटी बातें होती है ये। तो व्हील चेयर आप किस तरफ रखेंगे, ऐसा आपसे सवाल पूछ रहा है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देखते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं फ्रंट में उसके ले जा करके रख दूं, सामने ले जा करके, अगर मान लीजिए ये पेशेंट है, ये बेड है, ठीक है, ये पेशेंट है ना, और मैंने इसके सामने यहाँ पर ला करके व्हील चेयर रख दी, ठीक है, यहाँ पर इनके सामने ला करके व्हील चेयर रख दी। अब ये पेशेंट को बैठने के लिए पूरा घूम करके इस पे आना पड़ेगा, पूरा 180 डिग्री घूमना पड़ेगा। और जब 180 डिग्री घूमना पड़ेगा तो इसकी फॉल के, इंजरी के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे,
राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर पेशेंट का राइट साइड वीक है ना, राइट साइड वीक है, तो मैं ये कोशिश करूं कि उसके लेफ्ट पैर की तरफ जो है, लेफ्ट साइड की तरफ मैं जो है व्हीलचेयर ले जाके रखूं, सो दैट लेफ्ट साइड का जो अनअफेक्टेड साइड है, अनअफेक्टेड साइड पे रखूंगी तो अनअफेक्टेड साइड का क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, जिससे पेशेंट को मूव करना और ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। भाई अगर आपका राइट पैर काम नहीं कर रहा है तो क्या आप राइट पैर के, राइट हाथ के सहारे कोई चीज़ को पकड़ सकेंगे, चढ़ सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आपने क्या करना है, पेशेंट के अनअफेक्टेड साइड की ओर, पेशेंट के लेफ्ट साइड की ओर, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर अनअफेक्टेड लेफ्ट है तो अनअफेक्टेड साइड की ओर आपने व्हीलचेयर रखनी होती है। तो राइट लेग यहाँ पर राइट साइड अफेक्टेड है तो राइट यहाँ ऑप्शन में नहीं होगा, है ना। और फ्रंट में भी आप ले जाके क्यों नहीं रखेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आप किधर रखेंगे, जो अनअफेक्टेड साइड है यानी कि जो लेफ्ट साइड है वहां पर आप रखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी एट द राइट एंगल टू द क्लाइंट्स लेफ्ट लेग। बी जो है यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा। बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो आपको याद रखना है, हमेशा व्हीलचेयर किधर ले जाके रखेंगे, अनअफेक्टेड साइड की तरफ ले जाकर के रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई राइट एंगल मतलब 90 डिग्री ही होता है, ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री ही होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इमेज का ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। मैं आपको बता दूं ये प्लस है बच्चों, ये प्लस है और ये डॉट है। अगर आपको क्लियरली नहीं विजिबल हो रहा है तो ये प्लस है और ये डॉट है, ठीक है। और स्क्वायर के अंदर एक कोना इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, ठीक है। अगेन यहाँ पर ये रेक्टेंगल, इसके अंदर ये कोना बना हुआ है, यहाँ पे ये डॉट है, ये रेक्टेंगल है, ये कोना है और ये प्लस है। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। अब आपने बताना है कि नेक्स्ट इमेज जो है वो क्या होनी है। फटाफट से एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे और अपने जवाब को लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए साइड हो जाते हैं, आप फटाफट से एनालाइज कीजिए क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या आपका बेस्ट जवाब हो सकता है। चलिएगा सवाल की ओर आते हैं, एक एक करके मैं आपको जो है समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले आप इस बॉक्स पे ध्यान देंगे कि एक जगह पर तो ये बॉक्स इस तरह हो रहा है, दूसरी जगह पे इस बॉक्स को आड़ा कर दिया गया है, तिरछा कर दिया गया है, ठीक है। तीसरी पे इसको वापस क्या कर दिया गया है, सीधा कर दिया गया है। तो चौथे पे आई होप ये वापस क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, राइट। तो ये तो आपको समझ आ गया कि भाई इसको क्या किया, इस तरह से आड़ा कर दिया, फिर क्या कर दिया, वापस सीधा कर दिया, फिर क्या कर दिया, वापस आड़ा कर दिया। तो सबसे पहला मेरा ये जवाब तो गलत हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे बॉक्स सीधा है, ठीक है। नेक्स्ट में आती हूँ प्लस पे, ठीक है, नेक्स्ट में आती हूँ प्लस पे। तो पहले प्लस यहाँ था, राइट, फिर प्लस यहाँ आ गया। भाई प्लस को आप देखो, प्लस का एंगल कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, 45 डिग्री रोटेट हुआ, फिर यहाँ से 45 डिग्री रोटेट हो रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है,
फिर मैं इसको 45 डिग्री रोटेट करूं तो मेरा प्लस जो है वो लगभग यहां आना चाहिए। 45 डिग्री रोटेट करूं तो प्लस कहाँ आना चाहिए, यहां आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं डॉट पर। अगर मैं पहले इमेज में देखूं तो डॉट यहां पर है, दूसरी इमेज में देखूं तो डॉट यहां पर है, यानी कि डॉट कैसे घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज आपका घूम रहा है 45 डिग्री। नेक्स्ट इसको मैं यहाँ रोटेट करूं तो यहाँ आ जाना चाहिए, इसलिए डॉट यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ कहाँ है, यहाँ पर है। तो अब मैं इसको फिर 45 डिग्री अगर रोटेट करूं तो आपका नेक्स्ट इमेज में डॉट कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट में कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। क्लियर है? यहाँ आपका डॉट आ जाना चाहिए, राइट। सो ये 45 डिग्री रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, प्लस आपका 45 डिग्री रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ये जो बड़ा स्क्वायर है ये भी आपका कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस साइन की, तो ये यहाँ पर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, देन यहाँ देखने को मिल रहा है, देन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अब ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। भाई ये तो रोटेट नहीं हो रहा है, ये तो अपनी जगह पे सेम टिका हुआ रह रहा है ना, ये तो अपनी जगह पे सेम टिका हुआ रह रहा है। आप सिर्फ देख पा रहे हैं कि स्क्वायर जो है वो रोटेट हुए जा रहा है, सॉरी रेक्टेंगल जो है वो रोटेट हुए जा रहा है, कितना 45 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट। तो अब अगर इस इमेज को मैं देखूं और इससे अपने ऑप्शन में मैच करूं तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये जो है डी जो है यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा। डी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। देखो ये मैंने क्यों बनाया, एक एक क्यों सॉल्व किया, एक एक क्यों बनाया, मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगते, मैं आपको फटाक से जो है जवाब बता देती कि देख लो ऐसा 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 हो रहा है। कदम ये ड्रॉ करने के पीछे का कारण है कि आपके दिमाग में एक साइकिल चलना चाहिए, अच्छा ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। ऐसा चलेगा तो एग्जाम में भी ये साइकिल चला पाओगे। भाई यहाँ साइकिल चलेगी तो ही तो एग्जाम में चलेगी। यहाँ अगर कोई कंसेप्ट बिठाया जाएगा तो ही तो वो एग्जाम में कंसेप्ट सेट बैठेगा। DSSB के अलावा नॉर्सेट जो है उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस, है ना, जो इमेज वाले क्वेश्चंस है। सो ये आपको याद रखने हैं, रीजनिंग के नाम पर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। तो आपको प्रैक्टिस के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, हमेशा जब प्रैक्टिस कर रहे हो तभी स्टेप बाय स्टेप चलो, ताकि किसी भी तरह की कोई भी गलती एग्जाम में आप नहीं करके आ सको, राइट। चलिएगा, तो डी यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डायबिटिक टीचिंग प्लान एक्सेप्ट। सवाल आपके सामने है, सवाल एक्सेप्ट का है, फटाफट से ऑप्शंस पढ़ेंगे, जवाब देंगे, क्या जो है बेस्ट पॉसिबल आंसर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डायबिटिक टीचिंग प्लान एक्सेप्ट। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसके अंदर आप सभी चीजों को इंक्लूड करेंगे, एक को छोड़कर। आप बोलेंगे उनको कि चेंज पोजीशन करनी है फ्रीक्वेंटली ताकि सर्कुलेशन इंक्रीज हो सके। आप बोलेंगे कि अपने पैरों को, अपने जो है पंजों को आपको हर दिन जो है इंस्पेक्ट करना है, देखना है, निहारना है, चेक करना है कि कहीं किसी तरह का कोई चेंज तो उनमें नहीं आ रहा है। अनयूज्ड इंसुलिन को आपने रेफ्रिजरेट करना है। कीप द अनयूज्ड इंसुलिन इन द रेफ्रिजरेटर एंड कीप लेग्स एलिवेटेड ऑन 2 पिलोज व्हाइल स्लीपिंग। जब सो रहे हैं तो अपने पैर को जो है 2 पिलो के ऊपर जो है रख करके एलिवेट करके सोना है ना। तो अब देखो
सीधी सीधी सी बात है कि पोजीशन चेंज करनी है, बिकॉज यहाँ पर स्टैसिस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, है ना। पोजीशन चेंज करने से सर्कुलेशन बिल्कुल इंप्रूव होता ही है। वही डायबिटीज़ वाला पेशेंट, क्या नॉर्मल इंसान भी अगर पूरे दिन जो है एक ही पोजीशन में लेटा रहे तो दिक्कत आएगी ना। तो पोजीशन तो चेंज करना ही करना है ना, जिससे कि क्या हो सकते हैं, सर्कुलेशन इंप्रूव हो सकता है। तो होने वाले शोर को आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बोल रहे हैं कि आपको फीट और लेग्स को जो है वो हर दिन जो है ऑब्जर्व करना है, इंस्पेक्ट करना है। देखो, आपको याद रखना है पेरिफेरल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन, पेरिफेरल सर्कुलेशन। और पेरिफेरल सर्कुलेशन यानी कि हाथों पैरों में जाने वाला सर्कुलेशन, उसमें भी माइक्रो सर्कुलेशन जो है, माइक्रो सर्कुलेशन जो आपके छोटे छोटी कैपिलरीज हैं, जो आपके अंगूठे की अंगुलियों को सप्लाई कर रही है, ब्लड सप्लाई जिसमें भी हो रहा है, वो सारी जो छोटी छोटी आपकी माइक्रो वैस्कुलर वेसल्स है, जो कैपिलरीज है, इनके अंदर क्या हो सकता है बच्चों, इनके अंदर जाकर के ग्लूकोज जो है वो डिपॉजिट हो सकता है, जिसके कारण इनका ब्लॉकेज हो सकता है। और उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो सकती है, ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण डैमेज, नेक्रोसिस वहां पर हो सकता है, जिसके कारण डायबिटिक फुट नाम की बीमारी आपको उस पेशेंट में देखने को मिलती है। नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन वहां पर जो है आने लगते हैं और धीरे धीरे सप्लाई वहां पर बंद होने लगती है, नेक्रोसिस वहां पर हो जाता है उस पेशेंट में जिसमें ये माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो अफेक्ट हो रहा है ना। और ये किसमें होता है, तो कई बार जो है इसका कारण जो है आपका डायबिटीज जो है वो कारण बनता है। तो इसीलिए डायबिटिक फुट ना हो जाए, इसके लिए समय समय पे क्या करना है, फीट और लेग्स को क्या करना है, चेंजेस के लिए इंस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको बोले कि इंसुलिन को फ्रिज में रख दो, अगर काम नहीं आ रहा है तो बिल्कुल रख दो, खराब नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि लेग्स को एलिवेटेड रखना है, भाई आप ऑलरेडी ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हो कि ब्लड सप्लाई जो है एक्सट्रीमिटीज में सही नहीं हो पा रही है, ब्लड सप्लाई जो है एक्सट्रीमिटीज में प्रॉपर नहीं हो पा रही है, पैरों तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। फिर आपने क्या किया, पैरों को और ऊंचा कर दिया, पैरों को और ऊंचा कर दिया, तो अब जो जितना पहले ब्लड जा रहा था नॉर्मली, अब तो वो भी नहीं जा पाएगा। और जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, जब ब्लड सप्लाई प्रॉपरली पैरों को नहीं हो पाएगी, तो उसके कारण पैरों के अंदर क्या होगा, और ज्यादा जो है नेक्रोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस पेशेंट को कभी भी आपको ये नहीं करने देना है, ऐसी गलत एडवाइस नहीं देनी है। डी यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा। आई होप आप सभी ने जो है सही जवाब लिखा हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने है, और सवाल की बजाय मैं कहूँ कि इमेज आपके सामने है। पता आपको लगाना है कि ये इमेज क्या होने वाली है, क्या बोलेंगे इसको, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट से आपने जवाब देना है।
चलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये है आपकी लक्स फोर्सेप। क्या है बच्चों? लक्स फोर्सेप, राइट। लक्स फोर्सेप बेसिकली आपकी ईएनटी प्रोसीजर्स में यूज की जाती है। किसके अंदर? अगर मान लीजिए आप राइनोप्लास्टी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह की नेजल सर्जरी आप कर रहे हैं, ठीक है। देखो, बहुत बच्चों को ये लगेगा कि ये मेगल्स फोर्सेप है, ठीक है। दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है और वो माइन्यूट सा डिफरेंस इस डिस्टेंस में होता है। ये जो लंबाई होती है इसमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। उसका ये जो कैच है ये थोड़ा सा यहाँ पर ना होकर के और थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करता है ताकि ज़्यादा डीप जो है पेशेंट के लिए अंदर वो जा सके। मेगल्स फोर्सेप के जैसी ही आपकी ये लक्स फोर्सेप नजर आती है। राइनोप्लास्टी नेजल सर्जरीज के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। टिश्यू को आपको रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बायोप्सी के लिए यूज किया जाता है। कटिंग के लिए टिश्यू को यूज किया जाता है। थोड़ी सी शार्प ये रहती है ना, ताकि टिश्यू को क्या कर सके, खच 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 करके रिमूव जो है वो कर सके। जब भी म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट आते हैं, डिब्राइडमेंट करते हैं, तो मोस्टली इस फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर डिब्राइडमेंट के लिए। लक्स फोर्सेप इसका नाम आपको याद रखना है। क्लियर है? चलेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है, दू उपसर्ग से बना शब्द नहीं है ना। DSSB वालों, आपके लिए हर भरपूर कोशिश जो है वो हम कर रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या मिल सके? आउटपुट मिल सके। ऐसी हमारी जो है कोशिश रह रही है। हर सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाने की कोशिश करी जा रही है सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी चीज़ें जो है वो सही हो सके। सवाल आपसे पूछ रहा है, दू उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। नहीं का यहाँ पर सवाल है कि कौन सा शब्द जो है दू उपसर्ग से नहीं बना है। आगे की ओर जो है जुड़कर अगर मतलब में परिवर्तन ला दे तो वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। और यही शब्द के पीछे की ओर जुड़कर अगर परिवर्तन ला दे मतलब में, तो वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। तो उपसर्ग यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो दू उपसर्ग से नहीं बना है। चलिएगा। जनरली ये जो वर्ड है दू, ये दिखाता है दू को। जैसे यहाँ अगर मैं बोलूँ तो दू प्लस काल, है ना, बुरा काल, दो काल, दो मुहा, है, दो मुहा यानी कि दो मुंह वाला, दो प्लस मुहा, दो मुंह वाला। दुधारी, दुधारी यानी कि दो धार वाला, दो प्लस धारी जिसकी दो धार हो, है ना। दुधारी तलवार कह सकते हैं जिसकी दोनों तरफ क्या हो? धार हो, सो वो दो प्लस धारी होता है। लेकिन दुर्गम, दुर प्लस गम, दुर्गम क्या होता है? दुर प्लस गम होता है, जिसमें दुर प्लस गम यानी कि ऐसी जगह जहां पर पहुंचना कैसा है? मुश्किल है, राइट। सो यहाँ पर एक ही ऐसा वर्ड है जिसके अंदर दू वर्ड जो है उपसर्ग के रूप में नहीं आया है। डी जो है यहाँ पे आपका सही जवाब चला जाएगा। चलेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते बच्चों। सॉरी, आप सवाल पढ़िए।
चलिए, अगर मैं बात करूं एथिकल प्रिंसिपल, है ना, जिसमें ऑब्लिगेशन टू द टेल द ट्रूथ हो जाता है, यानी कि सच्चाई बोलने के लिए आप बाध्य होते हैं, जहां पर आपको पेशेंट को हमेशा सच बोलना होता है, राइट। सो वो आपको ऑटोमेटिकली हिंदी के ऑप्शन देखकर पता चल ही चुका होगा, है ना। ऑटोनॉमी वर्सेस ये होता है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है डिसीजन लेने की जो है राइट ऑफ डिसीजन। पेशेंट को जो है अपने ऊपर हर तरह के जो है अपने रिलेटेड हर तरह के डिसीजन लेने का पेशेंट को हक रहता है ना, जिसके अंदर चाहे उसको जो है किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना हो उसके लिए वो जो है ऑटोनोमस होता है। इसीलिए आप कंसेंट लेते हैं ना, आप कंसेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका राइट है कि वो चूज कर सकता है कि कोई प्रोसीजर उसको होना है या नहीं होना है, राइट। नेक्स्ट आता है फिडेलिटी। फिडेलिटी आपका बताता है निष्ठा को, आपके काम के प्रति निष्ठा को, राइट। नेक्स्ट आता है बेनिफिशंस। बेनिफिशंस मतलब जिसके अंदर जिस काम से जो है सोसाइटी का भला हो सके, दूसरों का भला हो सके, वो आपका क्या कहलाता है, बेनिफिशंस कहलाता है। लास्ट आता है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ, है ना। ट्रुथ जहां आप बोलते हैं कोई भी चीज आप बोल रहे हैं तो वो आपकी कितनी उसमें उस बात में कितनी सच्चाई है, दैट इज व्हाट इज नोन एज वेरासिटी। बी जो है बच्चों यहाँ पे आपका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है काउंटर कूप इज सीन इन। काउंटर कूप किस में देखा जाता है, ऐसा आपसे सवाल पूछ रहा है। फटाफट से आपने जवाब लिख देना है। देखिए, जब भी हम ब्रेन इंजरीज की बात करें, है ना, जब भी हम ब्रेन इंजरीज की बात करें तो आपके पास में होती है प्राइमरी इंजरीज, है ना, जिनके अंदर आपके पास में ये तीन नाम आ जाते हैं, कंट्यूशन, कंकशन एंड लेसरेशन। नेक्स्ट आती है आपकी सेकेंडरी इंजरी। जैसे मान लीजिए कि किसी को क्या हो रहा है, आईसीपी बढ़ गया है, मान लीजिए किसी को किसी तरह का हेमरेज हुआ है ना, मान लीजिए किसी को किसी तरह का जो है ब्लड सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है, कोई तरह का इन्फेक्शन हुआ है, कारण कुछ और है जिसके कारण ब्रेन को क्या हो रही है, इंजरी हो रही है ना, तो वो तो क्या है, आपका सेकेंडरी इंजरी है। लेकिन अगर डायरेक्टली ही ब्रेन पर जो है असर पड़ रहा है, डायरेक्टली ही ब्रेन को चोट लग रही है, डायरेक्टली ब्रेन ट्रॉमेटाइज हो रहा है, तो वो आपकी प्राइमरी इंजरी आ जाती है। क्या आ जाती है, प्राइमरी इंजरी आ जाती है, राइट ना। प्राइमरी इंजरी में आपके पास में जो है कुछ इस तरह से जो है आपके पास में रहता है कि भाई सबसे पहला आपका आता है कंकशन। क्या आता है, कंकशन, जहां पर एक माइल्ड जो है जर्क पेशेंट के अंदर ब्रेन को मिलता है ना, 2 से 3 मिनट के लिए जो है पेशेंट क्या हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, फिर वापस जो है वो ठीक हो जाता है। कंकशन देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन मतलब कि जब पेशेंट किसी चीज से जाकर के टकराएगा, है ना, मान लीजिए ये पेशेंट है, ये किसी चीज से जाकर के टकराया, अब इसका जो ये ब्रेन है, ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन आगे की ओर जाकर टकराएगा, है ना, आगे की ओर जाकर टकराएगा, फिर वापस रिवर्स बैक होकर पीछे आकर टकराएगा, राइट। तो ब्रेन के अंदर क्या होगी, इंजरी होगी, ब्रेन के टिश्यू जो है वो क्या होंगे, डैमेज होंगे, ब्रेन के टिश्यू के अंदर क्या होगी, ब्रूजिंग होगी, ब्रेन के टिश्यू के अंदर क्या होगी, ब्रूजिंग होगी, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी। इसे आप क्या कहते हैं, कॉन्ट्यूशन कहते हैं।
क्या कहते हैं, कॉन्ट्यूशन कहते हैं। अब जब मैं इस कॉन्ट्यूशन की बात करूं, तो लोकल एरिया के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, ब्रूजिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, इंजरी जहां पर भी हो रही है ना, जहां पर भी इंजरी हो रही है उसे आप कूप कहते हैं। भाई यहाँ पर अगर पेशेंट जो है इस चीज से आकर टकराया तो ये एरिया जो आकर के टकरा रहा है इसे आप कूप कहते हैं। क्या कहते हैं, कूप कहते हैं। और फिर ये बाउंस बैक होकर वापस जब यहाँ पीछे टकराएगा तो इसे आप काउंटर कूप कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर कूप कहते हैं। राइट, सो कूप और काउंटर कूप दो ये चीजें होती है। दो चीजें क्या है, बेसिकली इंजरी दोनों जगह हो रही है। भाई जो इंजरी है वो दोनों जगह हो रही है। आगे की ओर जहां ब्रेन जाकर चीज से टकराया है वहां पर इंजरी हुई, फिर जब टकराने की वजह से वापस पीछे आकर ब्रेन खुद ही की वॉल से टकराया है, खुद ही की बोन से टकराया है, तो यहाँ पर भी इंजरी हो गई। तो बेसिकली जब डायरेक्टली इस पोर्शन की बात करूं, जो चीज से टकरा रहा है वहां पर इंजरी हो रही है, इसे आप कूप कहते हैं। और जब बाउंस बैक होने की वजह से पीछे वापस टकरा रहा है तो इसको आप क्या कहते हैं, काउंटर कूप कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर कूप कहते हैं, है ना। तो ये आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, कॉन्ट्यूशन के अंदर। किसके अंदर, कॉन्ट्यूशन के अंदर। राइट, अगर मैं बात करूं लेसरेशन की, लेसरेशन मतलब कि जो ब्रेन है उसकी इंटेग्रिटी जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है। भाई जो ये कॉन्ट्यूशन होता है ना, ये क्लोज्ड इंजरी होती है, क्लोज्ड ब्रेन इंजरी है। इसके अंदर जो है दिमाग जो है बाहर की और एनवायरनमेंट से कहीं भी कांटेक्ट में नहीं आता है, क्लोज्ड रहता है। अगर मैं बात करूं लेसरेशन की, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कट फट जाएगा, है ना। कट फट जाएगा मतलब स्किन जो है वो इंटैक्ट नहीं रहेगी, ब्रेन की बोन्स जो है वो इंटैक्ट नहीं रह सकती है, मेम्ब्रेन्स जो है वो इंटैक्ट नहीं रह सकती है, ब्रेन डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आ सकता है, या ब्रेन के अंदर किसी भी तरह की पियर्सिंग हो सकती है। जैसे अगर किसी को जो है बुलेट शॉट किया जाए, है ना, किसी के अंदर आयरन की रॉड अगर ब्रेन में घुस गई है, तो वो जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन जो है आपकी लेसरेट करेगी किसको, इंटेग्रिटी को। यानी कि आपकी जो ब्रेन की इंटेग्रिटी है, ब्रेन की जो कह सकते हैं जो भी मेम्ब्रेन्स है, कवरिंग्स है, वो कहीं ना कहीं हटेगी। राइट, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज लेसरेशन, है ना। तो सबसे ज्यादा सीवियर जो चीज है ये आपको याद रखना है, लेसरेशन एंड कंकशन है ना, लेसरेशन एंड कॉन्ट्यूशन है, सॉरी लेसरेशन एंड कॉन्ट्यूशन है। कॉन्ट्यूशन में आपको याद रखना है क्लोज्ड ही रहता है ब्रेन की ओपनिंग कहीं से कुछ भी क्रिएट नहीं होती, इंटरनल इंजरीज आपको देखने को मिलती है। तो कॉन्ट्यूशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, कूप एंड काउंटर कूप देखने को मिलता है। सवाल के अकॉर्डिंग ए जो है आपका बेस्ट जवाब चला जाएगा। नाउ एक और चीज यहां पर आपको बता दूं, एक्सेलरेटिंग एंड डिसेलरेटिंग इंजरी। भाई एक्सेलरेटिंग मतलब कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, है ना, और किसी ने आपको पीछे से आकर के बहुत जोर से एक रॉड मार दी सर पे, है ना, या फिर कोई एक गाड़ी आई है बहुत जोर से और उस पे आकर के टकरा गए, उससे सर टकरा गया। चलो मैं आप वर्ड यूज नहीं करती हूँ यहाँ पर, किसी एक इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो जो है सीधा सीधा खड़ा है और एक गाड़ी जो है जोर से आकर के उससे टकराती है। अब उसका ब्रेन, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली ब्रेन, तो वो रुका हुआ था, स्टैटिक था, उस पे एकदम से एक्सेलरेशन आया, एकदम से बहुत ज्यादा जो है मूवमेंट हुआ, है ना, तो ये एक्सेलरेटिंग इंजरी होती है। क्या होती है, एक्सेलरेटिंग इंजरी होती है, जहां ये पेशेंट खुद तो क्या है, स्टेबल है, स्टैटिक है, और जिससे टकराया है वो चीज क्या थी, एक्सेलरेटिंग थी, मूव कर रही थी, मोशन में थी। राइट, अगर मैं बात करूं डिसेलरेटिंग की, तो डिसेलरेटिंग में ऐसा होता है कि मान लीजिए ये एक ब्लॉक पड़ा है ना, और एक आदमी अपनी ही धुन में बड़ी ही तेजी से धूम मचाले करते हुए जाता है और इस ब्लॉक से जाकर के टकरा जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पेशेंट खुद किस में था, मोशन में था, पेशेंट खुद किस में था, मोशन में था, और ये जो ब्लॉक है ये कैसा था, स्टैटिक था। तो इसमें इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी, डिसेलरेट होगी। सो ऐसी जो इंजरी होती है वो डिसेलरेटिंग इंजरी होती है, ये आपको याद रखना है। ये एक नया जो है कंसेप्ट आप समझ सकते हैं, चलेगा। तो अब आप वापस अपने क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, काउंटर कूप कहां पर देखने को मिलेगा, तो कॉन्ट्यूशन में देखने को मिलेगा, ए यहां पर आपका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूं, और वो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि होली जो है, इस होली पर एक और अच्छा जीवन में आपके रंग भरने के लिए, हंगामा लाने के लिए उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है 90%
तक की अप टू 90% डिस्काउंट, भारी छूट सभी रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज पर। साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको इसी में मिल रही है। साथ ही साथ हमारी जो बुकशाला है उस पर जितने भी आपके लिए बुकलेट्स अवेलेबल है ना, जितने भी नोट्स अवेलेबल है, जितने भी बुक्स अवेलेबल है ना, इन सभी पर भी आपको क्या मिल रही है, भारी डिस्काउंट मिल रहा है। सो इस होली आपके जीवन में कुछ रंग भरने के लिए, आपकी सक्सेस की ओर आपको ले जाने के लिए उत्कर्ष की ये छोटी सी पहल आपके लिए। अगर स्पेसिफिकली बात कर लूं तो नॉर्सेट के सारे बैचेस, जिसमें नॉर्सेट का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आपके लिए अवेलेबल है, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपके लिए अवेलेबल है, DSSB नर्सिंग ऑफिसर का बैच भी आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो अवेलेबल है, और नॉर्सेट का जो हमारा जोधपुर का बैच चल रहा है, ये जोधपुर का बैच क्लासरूम से आप लाइव जो है इससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नॉर्सेट MCQ स्पेशल बैच, नॉर्सेट का महापैक बैच और राजस्थान और बाकी सभी CHOs के लिए जो महापैक बैचेस हैं ये आपके लिए अवेलेबल है। इन सभी पर जो है बहुत ही भारी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सो इस होली आप इसका जो है फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन आपको रीड करना है और फटाफट से आंसर लिखना है। नॉन नर्सिंग का है तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि मैथ्स है मैडम आएगी कैसे, हमारा तो नंबर कट ही होंगे। अगर जिस दिन ऐसा सोच लिया उस दिन तो गलत होगा ही होगा। कॉन्फिडेंस इज द की, आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट, यही आपको सोचना है। तभी जाकर आप क्या कर पाएंगे, चीज़ों को बेटर सॉल्व कर पाएंगे, है ना, और अपने जीवन में सक्सेस जिसको आप सोच रहे हो ना कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये बनेंगे तो वो मिलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, वो सब तभी हो पाएगा जब आप उस चीज़ का सपना देखोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे। चलिएगा, तो नॉन नर्सिंग के से घबराना नहीं है, फटाफट से जवाब लिख देना है आपको कि अगर एक गाड़ी जो है अहमदाबाद से स्टार्ट होती है, बोले एक ही नहीं, यहाँ पर मैडम 2 गाड़ियाँ स्टार्ट हो रही, तो चलो 2 गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। अहमदाबाद से स्टार्ट हो रही है, अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं। एक की स्पीड जो है दूसरे की स्पीड के कंपैरिजन में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की ज़्यादा है ना भाई। अगर एक जो है 600 से चल रही है तो दूसरी जो है 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो इस केस में आपको पूछा जा रहा है कि 9 घंटे के बाद अगर उन दोनों में 4500 किलोमीटर की दूरी है तो उनकी स्पीड का सम जो है वो आपको फाइंड करना है। दोनों की स्पीड जब आप ऐड ऑन कर देंगे तो कितनी बचेगी ये आपको फाइंड करना है। भाई सवाल का अगर मैं एक सिनेरियो बनाना चाहूँ तो ये है अहमदाबाद, ठीक है, ये है अहमदाबाद, नहीं है, चलो कोई नहीं, यहाँ ऐसे बना देते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हमें 2 कार चलानी है। तो अब ये डब्बे हमारे कार है, ठीक है, एक जा रही है इधर, दूसरी जा रही है इधर, ठीक है। अब अहमदाबाद से किधर भी भेज दो, एक राजस्थान की तरफ जा रही है, एक सूरत की तरफ जा रही है, ठीक है। अभी इधर ये जो है ये आपको कह रहे हैं कि भाई ये दोनों के बीच में 9 घंटे में इतना किलोमीटर का दूरी ये तय कर लेते हैं। कितने घंटे में? 9 घंटे में, ठीक है। फिर आपको ये कह रहा है कि मान लीजिए इसकी स्पीड x है तो इसकी स्पीड जो है वो x + 200 है। बोले ऐसा कहाँ बोला है मैडम, ये दिखा है ना, क्या लिखा है कि भाई एक कार की स्पीड दूसरी कार से 200 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो इस तरह से मैं इसको लिख दूं। अब निकालना क्या है, इन दोनों की स्पीड का सम निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फोकस करो। मान लीजिए कि इसकी स्पीड है x, तो 9 घंटे में ये कितना चली होगी, 9 × x। मान लीजिए इसकी स्पीड कितनी है, x + 200, तो 9 घंटे में ये कितना चली होगी, 9 × x + 200। और दोनों मिलकर के कितनी दूरी तय कर ली है, 4500 किलोमीटर एक दूसरे से दूर चली गई है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि भाई 9x + 9 × 2x x + 200 = 4500, ठीक है। अब गणित नहीं आती है तो घबराना मत, ये दोनों में 9 9 है तो इस 9 को मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो पीछे मेरे पास क्या बचा, x + 200 = 4500। अब ये 9 जो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेजूंगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x + x 2x + 200 = 4500 / 9। अब 9 के टेबल में जो है 45 कितने टाइम आता है, 5 टाइम आता है, यानी कि 2x + 200 = 500।
राइट। सो x कितना हो गया आपका, जो x है वो कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 300, सो x इज इक्वल टू 150। ठीक है, क्या किया मैंने, ये 200 था, इसको इधर ले गई, माइनस किया, भाई इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 500 में से 200 घटाया तो जवाब कितना आया 300। अब 2x जब 300 है तो x कितना होगा भाई, 2 को इधर क्या कर दो, भाग दे दो, है ना। तो 300 से 2 का भाग दिया 150। अब मेरे पास ये आ गया कि ये कितना है 150 है, तो ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 200, 150 प्लस 200 यानी कि लगभग कितना 350। ठीक है, और सवाल आपसे क्या पूछ रहा है भाई, दोनों की स्पीड का सम कितना है, तो एक की स्पीड आपकी 150 है, दूसरे की स्पीड आपकी 350 है, दोनों को मैंने ऐड किया तो 500 मेरा जवाब आ गया, राइट। सो 500 किलोमीटर पर आवर इज गोइंग टू बी योर आंसर, डी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिएगा। तो ये बात हो गई आपके नॉन नर्सिंग के एक बेहतरीन सवाल की। अब इसी के साथ आपके कक्षा की समय की सीमा यहीं पर समाप्त हो रही है, इसलिए इस कक्षा को हमें यहीं पर विराम देना होगा। कल आपसे फिर मिलेंगे ठीक इसी समय शाम 6 बजे ठीक इसी चैनल पर, और आप और हम मिलकर डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक्स को, कुछ ऐसे कंसेप्ट को जो कि आपकी सक्सेस की ओर आपको लेके जाएंगे। चलिएगा, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में इतने प्यार से, इतने धैर्य से बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।